प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो पेपर है यह आपके विगत वर्षों में कहीं ना कहीं पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी में। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम उपस्थित हैं। अभी आपको हर एक चैप्टर से मिक्स श्रृंखला मिल रही है। इसके बाद चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसमें आप चैप्टर वाइज प्रश्नों को करेंगे तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्रम आपको ऊपर नीचे मिलेगा क्योंकि प्रश्न अलग अलग माध्यम से उठाए गए हैं, तो इसलिए क्रम आपको सीधा नहीं मिलेगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं, तो आने वाले भविष्य में भी पूछे जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, रिपीटेड प्रश्न आते हैं और रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रिपीटेड प्रश्न नहीं आता, मैं कहता हूँ रिपीटेड भी आते हैं और रिलेटेड प्रश्न आते हैं। जैसे कि आपसे मान लीजिए यहाँ पे है श्री सैलजम बांध किस नदी पे, ठीक है। अब श्री सैलजम बांध डायरेक्ट हो सकता है ना पूछ करके आपसे ये पूछ लिया जाए कि करनूल में या आंध्र प्रदेश में कौन सा बांध है, ठीक, इस तरह से पूछ लिया जाए, या कृष्णा नदी पे कौन सा बांध, इस तरह से। तो रिपीटेड प्रश्न ना आए सीधे सीधे, लेकिन रिलेटेड प्रश्न आता है तो हम उस प्रश्नों की व्याख्या के साथ प्रश्नों को करेंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आप पूरे वीडियो को पूरा देख करके समझ करके तभी जाइएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया? श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसे आपको बताना है। तो किस नदी पर बनाया गया, तो आप कहेंगे कृष्णा नदी पर बनाया गया। अब बात उठती है, कृष्णा नदी है कहाँ? श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर कुरनूल आंध्र प्रदेश और महबूबनगर तेलंगाना जिलों के मध्य अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर कुरनूल यानी आंध्र प्रदेश और महबूबनगर तेलंगाना जिले के मध्य अवस्थित है। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक विद्युत क्षमता का जल विद्युत उत्पादक बांध है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय क्षमता का सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादक बांध कौन सा है, तो आप कहेंगे श्री सैलम बांध है। कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे। तो रिपीटेड प्रश्न और रिलेटेड प्रश्न दोनों आते हैं, इसलिए पूरी व्याख्या पढ़ना जरूरी है। आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, मुझे इस बात की उम्मीद है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम इतने सालों तक, यहाँ पर भरना है कितने सालों तक, उच्च न्यायालय का या दो से दो अधिक उच्चतम न्यायालय उत्तरवर्तन में वकील। अच्छा, कितने वर्ष तक वो वकील रहा हो ये आपको बताना। तो 10 वर्ष वकील होना आवश्यक है अगर आप मुख्य न्यायाधीश बनना चाहते हैं उच्चतम न्यायालय में, तो आपको 10 वर्ष का क्या होना चाहिए? वकील रहना चाहिए। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम 10 साल के लिए उच्चतम न्यायालय या दो या अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में अधिवक्ता रहा हो जिसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय या का न्यायाधीश व भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति किया जा सकता है, जो किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में बाधा नहीं? कह रहा है, देखिए प्रश्न कैसा पूछा गया है। अब ना तो हिंदी है, ना तो इतिहास है, ना तो भूगोल है, ना तो साइंस है। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में बाधा नहीं है? ठीक है, बहुत अधिक जानकारी, बहुत कम जानकारी, कोई निहित स्वार्थ नहीं, भावनात्मक लगाव। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपके पास बहुत कम जानकारी है तो आप प्रभावी निर्णय लेने में बाधा नहीं है। ठीक, कैसे? किसी भी प्रभावी निर्णय को लेने में बहुत कम जानकारी होना किसी विशेष प्रकार की बाधा का कारण नहीं है। ठीक, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो आपको बताना 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो आप तो ये जानते हैं, सब लोग मोबाइल चला रहे हैं तो इतना तो जानते ही होंगे। आगे बढ़े। भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? कह रहा 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी और आज कितनी है ये बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय उस समय कितनी थी? 249 रुपये 60 पैसे। कितनी थी? 249 रुपये 60 पैसे। अब देखिए यहाँ पे आज़ादी के समय 1947 में प्रति व्यक्ति आय 249 रुपये 60 पैसे वार्षिक थी, जो अद्यतन बढ़ करके ये आपका 2017 का डाटा है 86,668 वार्षिक से अधिक हो चुकी है। एक वित्तीय वर्ष में, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक वित्तीय वर्ष में, जो आपका वित्तीय वर्ष होता है, एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आय की उसी वित्तीय वर्ष की जनसंख्या से भाग देने पर देश की जनसंख्या के हिस्से में जितनी धनराशि आती है वह उसी देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। काशी विद्यापीठ वाराणसी में स्थापित किसने की? काशी विद्यापीठ की स्थापना वाराणसी में किसने की? आपसे ये बताना है
कि किसने वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। तो आपको याद होगा ये प्रश्न, तो आप जानते हैं शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो वाराणसी में है, वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान बापू शिव प्रसाद गुप्ता तथा भगवान दास द्वारा की गई। वस्तुतः इस संस्थान की स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से की गई थी, किंतु 1995 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम पर किया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, तो काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, शिव प्रसाद गुप्ता ने। अब बताइए, ये आप इतिहास में पढ़ेंगे, भूगोल में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, नागरिक शास्त्र में पढ़ेंगे, कहीं नहीं पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश विशेष में पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रश्न को आप फोकस ही नहीं करेंगे। इस कारण प्रैक्टिस पेपर बहुत जरूरी है। कहाँ से प्रश्न बन रहा है उस लेवल को समझना अति आवश्यक है। अगर आप प्रश्न के लेवल को और प्रश्न बनने के तरीकों को नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी सफलता के शिखर तक जाकर के आप मुंह तक जाएंगे और उसे निगल नहीं पाएंगे। तो निगलने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए कल बल छल कपट सब कुछ चाहिए। यानी आप हर तरह से प्रयास करिए, प्रैक्टिस पेपर भी करिए, क्लासेस भी पढ़िए, पॉइंटेड भी पढ़िए, ठीक है, ट्रिक भी पढ़िए, सब कुछ करना पड़ेगा ताकि आप आराम से सफलता को प्राप्त कर सकें। ठीक है। अब ये प्रश्न याद रखिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं आप, कोई दबाव नहीं है। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध कुशीनगर में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध यहाँ पे मर गए थे। कुशीनगर में क्या हुआ था, यहाँ पे मर गए थे। हालांकि उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, लेकिन पेपर में सीधे दिया है यहाँ पे मर गए थे। तो लिखिए क्या होता, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति किया था। कुशीनगर प्राचीन काल में कुशीनारा में बौद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है जहाँ बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं। ठीक। नवंबर 2018 में आधार, ये तो उसका है 2018 का करंट है, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये भी करंट का ही, आप इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया के 7 चरणों का पहला कदम है। ये आपका पेपर जो है ये शायद जूनियर असिस्टेंट का या स्टेनोग्राफर का है, किसी का है, मतलब जिसमें टाइपिंग होती है। अब सोच लीजिए जिसमें टाइपिंग या स्टेनो का पेपर है, उस पेपर में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया के 7 चरणों का पहला कदम है। तो 7 चरण होते हैं निर्णय लेने के लिए, उसमें पहला कदम कौन सा होता है, तो उसमें होता है निर्णय की पहचान करना। निर्णय की क्या करना, पहचान करना। ठीक है। कौन से 6 चरण होते हैं, देखिए पहला है प्रमाणिक सूचना एकत्र करना, अन्य विकल्पों की पहचान करना, प्रमाणों की वैधता की जांच करना, विकल्पों की श्रेष्ठता का चुनाव करना, निर्णय लेना और निर्णय की समीक्षा करना। ठीक। तो यहाँ पे निर्णय के 7 चरण होते हैं। निर्णय की पहचान करना ये पहला है, उसके बाद 6 नीचे दिए गए हैं आपके। उसके बाद आगे बढ़ जाएं। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं, जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो अधिक रैम की मोबाइल अगर आप लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर इसका क्या असर पड़ता है। तो आप कहेंगे इसका असर ये पड़ता है कि आपके रैम से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो यह तेज गति से कार्य करने लगता है। यह क्या होता है, तेज गति से काम करने लगता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। उस समय भारत में कितने % पढ़े लिखे लोग थे, तो 18.33% लोग कैसे थे, पढ़े लिखे थे, 18.33% लोग। और आज 70 साल बाद भी 18 चौक 72 यानी हम 4 गुना ही इंक्रीज कर पाए हैं, जबकि इसको अभी तक कम से कम 90% हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी हमारे देश में कहीं ना कहीं साक्षरता दर बहुत कम है। सिर्फ और सिर्फ 2011 की जनगणना में 74.04% तक ही पहुंच पाई है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश कह रहा है किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश आम, गेहूं और किसका, आम का, अनाज का और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ और दिए गए, जबकि महाराष्ट्र किसका है, महाराष्ट्र अमरूद का, बिहार लीची का। लीची वाला आपको याद होगा, बीच में एक चिमकी बुखार या चमकी बुखार फैल रहा था बिहार से लीची खाने से, याद है, हाँ, तो वही वाला है। ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन है। कह रहा है तांबा कच्ची धातु का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ, किस राज्य में होता है, तो आप कहेंगे राजस्थान में होता है। कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादक राज्य राजस्थान है, जहाँ कुल तांबा उत्पादन का 53.81% उत्पादित होता है। इसके बाद भारत क्रमशः 19% के साथ झारखंड, मध्य प्रदेश में 18% के साथ तीसरा स्थान है। 2017-18 में स्वदेश
दर्शन योजना के तहत कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई थी? 2018 का करंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे 11 है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, उसका करंट का है, करंट का अब नहीं आएगा। उसी समय का एक करंट और है, श्री रामायण एक्सप्रेस को भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है? तो कितने दिनों की यात्रा की अवधि थी? तो 16 दिनों की थी, वो भी उस समय का करंट है। अब आ जाइए, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था? आरबीआई की स्थापना के समय इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था, ये आपको बताना। केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर था? आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, तो उस समय उसका कोलकाता में मुख्यालय था, किंतु 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थापित कर दिया गया। यानी स्थापना के समय कोलकाता मुख्यालय था और बाद में इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? मुंबई हो गया। याद रखिएगा, इस समय भी मुंबई में ही है। आगे बढ़ जाते हैं। मूल लेखांकन समीकरण क्या है? मूल लेखांकन समीकरण क्या है? अर्थव्यवस्था का प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मूल लेखांकन समीकरण संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी, संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी है, ठीक। यह लेखांकन बैलेंस शीट का आधार है जो दर्शाता है कि कंपनी की कुल संपत्ति, कुल देनदारियां और शेयरधारकों की इक्विटी बराबर है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको सिर्फ प्रैक्टिस पेपर में ही मिलेंगे। आप चैप्टर पढ़ जाएंगे, पूरा वन लाइनर पढ़ जाएंगे, इस तरह के प्रश्न नहीं मिलेंगे। तो जब ये सीरीज करेंगे तो आपके अंदर एक क्षमता विकसित होगी प्रश्नों को पढ़ करके उसे समझने का और उसके बारे में हल करने का। तो आप यहाँ से प्रश्न करते रहेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। मैंने आपसे बताया कि अभी हम कुछ दिन तक इसी तरह से प्रश्न करेंगे, फिर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सबके चैप्टर वाइज हम आपको प्रैक्टिस पेपर लाएंगे, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस करते रहिए। सदाचार सिद्धांत के तहत निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यवहार दर्शाया नहीं गया है? कह रहा है सदाचार सिद्धांत के तहत निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यवहार दर्शाया नहीं गया है? तो आप बताएंगे किसमें नकारात्मक व्यवहार नहीं दर्शा रहा है? तो हॉनेस्टी जो है ये अच्छा व्यवहार होता है, नकारात्मक व्यवहार नहीं होता है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रतिवर्ष 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या के आधार पर कितना था? 1951 में पूछ रहा है। जब 1951 की जनगणना हुई थी उस समय कितना था? 946, माफ करिए, 946 था। और इस समय कितना है? 943 है 2011 की जनगणना में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लिंगानुपात तब भी कम था, आज भी कम है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्न जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे और आपको मैं इसका प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूँ। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ युद्ध से, कुछ आधुनिक भारत के इतिहास से, कुछ उससे आते हैं। चैप्टर वाइज उन सबको करेंगे, बट यहाँ पे जो इस तरह के प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों के बारे में समझना अति आवश्यक है और जानना भी जरूरी है। इसलिए इस श्रृंखला का रोज आनंद लेते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।